अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का सेशन अटेंड कर रहे हैं। आज का ये जो सेशन मैंने रखा है आप लोगों के लिए, इसमें बेसिकली मैंने आप लोगों को गाइड करना है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स सिक्योर किस तरह कर सकते हैं और फेक गवर्नमेंट जॉब्स को किस तरह आप पहचान सकते हैं। देखें, आजकल जो है ना, गवर्नमेंट जॉब्स के नाम पे फेक जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रही हैं। और स्पेशल एक कंपनी का नाम बना हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमीशन इस्लामाबाद। ये फेक जॉब्स देती है। तो करोड़ों अरबों रुपए जो है वो पिछले 2-3 सालों से स्टूडेंट से लूट रहे हैं। ठीक है। तो फेक जॉब्स भी बहुत आती हैं। ठीक है, उनको पता है कि लेक्चरर का कह दिया, स्कूल टीचर का कह दिया, तो फेक जॉब्स भी जो है वो बहुत ज्यादा आती हैं। तो अब आप लोगों को मैंने बताना है कि फेक जॉब्स जो है, फेक जॉब्स जो है वो कौन सी हैं और जो असल गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कौन सी हैं। ठीक है। तो सारे का सारा आज मैं आपको बताऊंगा फेक जॉब्स और रियल जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ गूगल लाइसियम का। गूगल लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जो अभी कोई कल परसों नहीं बनी, बल्कि पिछले 3 सालों से गूगल लाइसियम काम कर रही है। 17 अगस्त 2020 को गूगल लाइसियम का पहला बैच जो था वो स्टार्ट हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह सीएसएस और वन पेपर के कई बैचेस जो हैं गूगल लाइसियम कवर करवा चुकी है। अभी कोई 10-15 मिनट पहले मेरे एक स्टूडेंट मोहम्मद आसिम का, अभी जो आपके साथ क्लास में भी है, मोहम्मद आसिम निशान, इनका टेस्ट क्लियर हुआ है जी, ईएसटी का, एलिमेंट्री स्कूल टीचर का। और मोहम्मद आसिम निशान जो भी क्लास में भी मौजूद हैं, इनके मार्क्स आए हैं 78 और जो टॉपर था उसके नंबर आए हैं 80। ठीक है। तो मोहम्मद आसिम जिशान भी आपके जैसे ही थे, जिस तरह अभी क्लास ले रहे हैं इसी तरह पहले क्लास लेते थे। तो आसिम जिशान ने जनवरी में सेशन ज्वाइन किया था। तो गूगल लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है। पिछले 3 सालों में मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो लेक्चरर बायोलॉजी भी बने हैं, लेक्चर बॉटनी भी बने हैं, लेक्चर केमिस्ट्री भी बने हैं, वो सब इंस्पेक्टर भी बने हैं। ठीक है। उनमें से असिस्टेंट भी बने हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी बने हैं, एएसआई भी बने हैं। ठीक है। इसी तरह ही डिफरेंट जो पोस्ट होती हैं, यानी जूनियर क्लर्क भी बने हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी बने हैं। कोई एक फिक्स पोस्ट पे नहीं, सारे के सारे लगे मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर। मेरे स्टूडेंट्स जो है एमओडी में भी काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर ऑफिसर भी हैं। ठीक है। जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का 2022 में टेस्ट हुआ था, उसमें भी मेरे कोई आठ आठ या शायद 11 11 जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बने थे 2022 में। और इस दफा जो थे वो 2023 में मेरे आठ आठ कम से कम 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका टेस्ट क्लियर हुआ, उनका भी रिजल्ट नहीं आया। तो 8 का इस दफा आया था, पिछली दफा 11 थे। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। फिर मेरे बहुत से स्टूडेंट जो है वो साइंटिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर हैं। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी हुई है। ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसकी जो है वो एज अ रजिस्ट्रार हुई है इधर, जो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का कोई डिपार्टमेंट बना है नया। ठीक है। ये ब्रीडर्स राइट्स पता नहीं क्या उसका नाम है, कोई नया ही ये ब्रीडर्स रजिस्ट्री है, कोई इस तरह का कोई नाम है डिपार्टमेंट का, नया डिपार्टमेंट बना है। तो वहां पे एक स्टूडेंट की हुई है। तो पिछले 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह 170-160 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट जॉब्स पे काम कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट फूड इंस्पेक्टर बनी है। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर बनी है, उसने मुझे पहले बताया ही नहीं था। फिर एक और स्टूडेंट, उसका इंस्पेक्टर एएसएफ और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का टेस्ट क्लियर हुआ, उसने मुझे अब बताया। ठीक है। तो डिफरेंट गूगल लाइसेंस के स्टूडेंट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जो है सिलेक्ट हुए हैं, जस्ट टीचिंग की नहीं, डिफरेंट। ठीक है। हर टेस्ट की तैयारी जो है गूगल लाइसेंस में करवाई जाती है। और गूगल लाइसेंस के जो भी सेशन होता है उसमें हर जॉब, मतलब जो हम पढ़ाते हैं गूगल लाइसेंस में वो हर जॉब में काम आता है। वो लेक्चरर में भी आता है, वो हर तरह की जॉब में आता है, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी काम आता है। तो जो गूगल लाइसेंस का एक सेशन ले लेता है वो हर जॉब का जो है वो अपने आप को हर जॉब के हिसाब से जो है वो थोड़ा सा रेडी कर लेता है। तो गूगल लाइसेंस एक ऑनलाइन एकेडमी है। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं और फिर आज के सेशन के टॉपिक पे आते हैं।
अच्छा जी, मेरा नाम उसामा रियाज है जी, और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ गूगल लाइसियम का। इसके अलावा अगर मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करता चलूँ, तो मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। और मैं आज मेंबर नहीं बना, पिछले 4 सालों से मैं मेंबर हूँ। जब मैं 8th सेमेस्टर में था तभी मैंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। तो पिछले 4 सालों से 2019 से मैं मुसलसल कंसेक्टिव 4 ईयर से मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है। इसके अलावा 2019 में मैं रेगुलर, यानी मैं आज़रबाईजान था, तो मैं आसान खिदमत मरकज जो वहाँ का इदारा है, वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट उनके साथ अटैच था उनके प्रोजेक्ट में। फिर उसके बाद 2020 में कोविड आ गया तो मैं भी वहाँ पे नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं एज अ वॉलंटियर कंसल्टेंट उनके साथ अभी भी अटैच हूँ। आज़रबाईजान का इदारा है आसान खिदमत मरकज, जिस तरह पाकिस्तान का इदारा है नादरा, इसी तरह आसान खिदमत मरकज है। तो पहले तो मैं रेगुलर था, जिस तरह एक उनका एम्प्लॉय था, लेकिन अब मैं उनका एम्प्लॉय नहीं हूँ अभी, क्योंकि मेरे वहाँ पे उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे। तो इसलिए मैं एज अ वॉलंटियर अपनी सर्विसेज उन्हें दे देता हूँ। करना यही होता है कि उनका एक प्रोजेक्ट है इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर। तो इंडोर प्लांट्स के बारे में मैंने कोई सेशन वगैरह हो, कोई सेमिनार हो, तो उसके ऊपर इंडोर प्लांट्स के ऊपर मैंने बात करनी है। क्योंकि मैं 2019 से एज अ इन्वायरमेंटलिस्ट भी काम कर रहा हूँ। 2019 में मैंने नेशनल लेवल पे कंपेन स्टार्ट की थी इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर पाकिस्तान में। और उस कंपेन के सिलसिले में मैंने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल के स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दिए थे। क्योंकि आजकल जो आपके घरों में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इसकी एक वजह इंडोर एयर पोल्यूशन भी है। तो फिर मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन्होंने कल को डॉक्टर बनना होता है। तो इसलिए फिर इनके साथ मेरे सेशंस हुए थे इंडोर प्लांट्स के ऊपर। तो फिर डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, जिस तरह सरगोदा मेडिकल कॉलेज में भी मेरा एक सेशन हुआ था। ठीक है, उनका कोई इवेंट था, तो वहां पर उन्होंने इनवाइट किया था। फिर इसी तरह अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के अंदर, इसी तरह और भी डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मैंने इंडोर एयर पोल्यूशन, इंडोर प्लांट्स के ऊपर लेक्चर्स डिलीवर किए थे। इसके अलावा जो मेरा वन पेपर एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, मैंने 2019 में, मैं तब आज़रबाईजान से आया था, तब असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री डिफेंस के लिए अप्लाई हो रहा था। तो मैंने तब, मेरा दोस्त अप्लाई कर रहा था, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा फॉर्म था। तो तब ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं था हुआ, वो फॉर्म फिल करके करना था। तो उसने मुझे कहा कि ये मेरा फॉर्म वैसे ही जाया हो जाना, तो तुम फिल कर दो। मतलब उसने मुझसे करवाया कि चलो तुम भी कर दो, लगते यार तुम भी कर दो। तो मैंने भी कहा चलो मैं भी कर देता हूँ। तो वो दिया पेपर, तो वो मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, दोस्त का रह गया। फिर दोस्त ने मुझे ताना भी दिया कि कभी किसी को जो है ना वो गाइड ना करो। तो असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर स्क्रीनिंग पहले क्लियर हुआ, फिर डिस्क्रिप्टिव क्लियर हुआ। उसके बाद कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद मैंने फॉलो ही नहीं किया कि क्या बना। पता नहीं सीट्स कैंसिल हो गई या नहीं हुई, जो भी हुआ मुझे नहीं पता चला। फिर 2022 में असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की दोबारा सीट्स आई। पिछले साल मैंने बैच स्टार्ट किया था असिस्टेंट डायरेक्टर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स का मैंने बैच स्टार्ट किया था। तो मेरे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे, तो मैंने भी उनमें अप्लाई कर दिया। चलो इनके साथ जो है वो मीटअप वगैरह हो जाएगा, और मैं भी देख लूं कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का दोबारा टेस्ट क्लियर भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में दोबारा पेपर दिया, दोबारा क्लियर कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसका डिस्क्रिप्टिव हुआ, तो मैं अभी उम्रा करके आया ही था जब इसका डिस्क्रिप्टिव हुआ। तो वो मेरा डिस्क्रिप्टिव मिस हो गया। मैं घर में कह लें कि मेरी गफलत, कि मैं सोया रह गया और अगले दिन पेपर था। तो सफर की थकावट थी काफी ज्यादा। तो वो उन्हीं दिनों के अंदर जो था वो टेस्ट आया था, और मतलब एक एक दिन में आया और अगले दिन वो जो था, या 2 दिन छोड़ के वो टेस्ट था। तो तब मैं इधर था भी नहीं जब टेस्ट का मैसेज आया था। तो इस तरह का ही कोई सीन हुआ था। तो ये मेरा डिस्क्रिप्टिव रह गया था, इसलिए मैंने लिखा हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट। जस्ट मैंने मेंशन किया स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि मैंने इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं था किया। जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था, वो मेरा क्लियर था। डिस्क्रिप्टिव मैं देने ही नहीं था गया। इसके अलावा अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो मेरी जो बीएस है, यानी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, वो है यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मैंने किया था बीएस, यानी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। और मेरा मेजर था हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो था वो मेरा मेजर था।
इसको करने के बाद मैं आजरबाईजान गया था और वहां से मैंने स्पेशलाइजेशन की थी। एग्रीकल्चर का एक कोर्स था, वो मैंने किया। वो किया था मैंने आजरबाईजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। स्कॉलरशिप पे था, मेरा 1 रुपया भी नहीं था लगा, बल्कि उनसे पैसे भी लिए थे, जिस तरह बाकी लोग स्कॉलरशिप पे स्टाइपेंड वगैरह जो उनको मिलता है। तो इसी तरह ही जो था वो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप भी किसी को नहीं दी। उसके बाद मैंने एक स्पेशलाइजेशन कोर्स किया था अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ आजरबाईजान, जहाँ से ये पब्लिक पॉलिसी में था। तो पब्लिक पॉलिसी का ये एक कोर्स था, ठीक है। अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ आजरबाईजान, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी लाहौर में, जहाँ पे ग्रेड 19-20 के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है, बल्कि ग्रेड 18 से ही ऑनवर्ड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी में किए जाते हैं लाहौर में। तो ये उसी तरह उनकी ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग का इदारा था। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा जी, सेशन को भी ये पुरानी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये सेशन की डिटेल्स नहीं है। तो सेशन जो है मंडे से एक स्टार्ट भी हो रहा है, उसका मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले हम आज की जो मेन चीज है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पीपीएससी जॉब्स, ठीक है। मैं स्कूल टीचर जॉब्स का भी बताऊंगा, लेक्चरर की जॉब्स का भी बताऊंगा, लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पीपीएससी का, ठीक है। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पीपीएससी या एफपीएससी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं हमारे टॉपिक का क्या नाम था आज के। हमारे टॉपिक का नाम था हाउ टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब, कि आप गवर्नमेंट जॉब किस तरह हासिल कर सकते हैं। देखें, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट नहीं होता। जिस तरह जो दर्जा चहारम की सीट्स होती हैं, खाकरूब की सीट है, क्लीनर की सीट है, पीएन की सीट है, इनके टेस्ट वगैरह नहीं होते। ठीक है, कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो ग्रेड माली की सीट है, उसका टेस्ट नहीं होता। तो जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक की जो सीट्स होती हैं इनका कोई टेस्ट नहीं होता। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक की जितनी भी सीट्स होती हैं उनका टेस्ट नहीं होता। ठीक है, वो वैसे ही वो इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी सीट्स होती हैं उनका टेस्ट और इंटरव्यू होता है। अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टेस्ट और इंटरव्यू कौन लेता है? कौन से इदारे हैं जो हुकूमत ने बनाए हुए हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टेस्ट लेते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंटरव्यूज वगैरह जो हैं वो कंडक्ट करते हैं? तो कौन से इदारे हैं जो ये सारे का सारा काम जो है वो करते हैं? तो पाकिस्तान में 5 इदारे हैं। सबसे पहला इदारा है एफपीएससी, जिसकी लेक्चरर की जॉब्स भी आजकल आई हुई हैं। तो एफपीएससी स्टैंड्स फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। जितनी भी वफाकी हुकूमत की जॉब्स आती है ना, उनके टेस्ट लेता है एफपीएससी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उनके टेस्ट लेता है फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स के। उसके अलावा हर सूबे का अपना अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है। हर सूबे का अपना अपना एक अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है, जहां पे उस सूबे की जॉब्स का टेस्ट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, पंजाब हुकूमत की जो जॉब्स आएंगी उनका टेस्ट लेने के लिए एक इदारा बना हुआ है पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पीपीएससी का काम है कि उसने पंजाब गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनके टेस्ट कंडक्ट करवाना। रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये, हुकूमत की है। ये किसी प्राइवेट बंदे की नहीं है, ये गवर्नमेंट की है। और इनको कौन चलाता है? जो गवर्नमेंट के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, एफपीएससी में भी पीपीएससी में भी। और गवर्नमेंट का जो हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट होता है वो सेक्रेटरी होता है, एफपीएससी का भी और पीपीएससी का भी। तो पीपीएससी का काम होता है पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स के टेस्ट लेना। फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो जॉब्स है उनके लिए केपीपीएससी है, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। सिंध की जॉब्स के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है। और बलूचिस्तान की जॉब्स के लिए जो है वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है।
अब आप लोग जो हैं, यानी चारों सूबों के जो लोग हैं, चारों सूबों यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब के सब एफपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि एफपीएससी में आपके आपके सूबे का कोटा आया या नहीं आया, क्योंकि एफपीएससी में जितनी भी सीट्स होती है उसमें कोटा होता है कि इस सूबे का इतना शेयर होगा, इस सूबे का इतना शेयर होगा, इस सूबे का इतना होगा। तो आबादी के लिहाज से उन्होंने कोटा रखा होता है। ठीक है, जिस तरह भी लेक्चरर की सीट्स आई हैं, तो 101 लेक्चरर की सीट्स आई हैं, जिसमें पंजाब का कोटा सेपरेट है, सिंध का कोटा सेपरेट है, खैबर पख्तूनख्वा का कोटा सेपरेट है, बलूचिस्तान का कोटा सेपरेट है। तो एफपीएससी के अंदर हर सूबे का कोटा होता है कि किस सूबे को कितनी कितनी सीट्स मिलेंगी। ठीक है, तो एफपीएससी के अंदर सूबों के शेयर्स होते हैं कि किस सूबे का कितना हक है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सारे पंजाब से ही हैं, कोई दूसरे सूबे से भी है या नहीं? क्या आप सब पंजाब से हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट जो दूसरे सूबे से हो? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ताल्लुक दूसरे सूबे से है? वो पंजाब से ना हो, वो दूसरे सूबे से हो? चलें जी, कोई भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, ये काम किस तरह करते हैं, ये टेस्ट किस तरह लेते हैं, ये जॉब्स किस तरह अनाउंस करती हैं, सारा कुछ मैं आपको भी बताता हूँ। इनमें इनकी तैयारी किस तरह करनी है वो भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले देखते हैं जी, पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोग अक्सर सुनते हैं पीपीएससी की जॉब आ गई, पीपीएससी की जॉब आ गई, पीपीएससी की जॉब आ गई। देखो, पीपीएससी की कोई जॉब नहीं आती। पीपीएससी वो इदारा है जिसने जॉब्स का टेस्ट लेना है। ठीक है, पीपीएससी की जॉब्स नहीं होती, पीपीएससी का वो पीपीएससी इदारा है जिसका काम है कि उसने पंजाब हुकूमत की जॉब्स का टेस्ट लेना है। जिस तरह हर प्राइवेट कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट, इसने हायरिंग करनी होती है, लोगों को भर्ती करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट। इसी तरह पंजाब हुकूमत का जो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, वो पीपीएससी है। पीपीएससी बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये पंजाब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसने लोगों को भर्ती करना है। अब पीपीएससी जो है लोगों को किस तरह भर्ती करता है? पीपीएससी जो है लोगों को 3 तरीकों से भर्ती करता है। ठीक है, पीपीएससी का भर्ती करने का जो तरीकाकार है वो 3 तरह से है। 3 मेथड्स हैं पीपीएससी के लोगों को भर्ती करने के। एक मेथड है पीपीएससी का वन पेपर एग्जाम। वन पेपर एग्जाम के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि एक पेपर। फिर पीपीएससी का दूसरा तरीकाकार है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम से मुराद ये नहीं कि पेपर लिखना होता है। ठीक है, तीसरा जो तरीकाकार है पीपीएससी का वो है पीएमएस। पीएमएस, ठीक है, ये सूबाई ब्यूरोक्रेसी के लिए। सबसे पहले मैं आपको वन पेपर का बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वन पेपर का। वन पेपर, अब पीपीएससी जो वन पेपर लेता है, ये 2 तरह की सीट्स के लिए वन पेपर लेता है। एक होती है प्रोफेशनल सीट और एक होती है जनरल सीट। प्रोफेशनल सीट वो सीट होती है कि जो एक स्पेसिफिक डिग्री के लिए होती है। यानी पीपीएससी वाले कहते हैं जी हमें एक मेडिकल ऑफिसर चाहिए। अब मेडिकल ऑफिसर में उन्होंने साल लिख दिया एमबीबीएस डिग्री रिक्वायर्ड। तो वो एक स्पेसिफिक डिग्री की सीट है। तो वो एक स्पेसिफिक डिग्री की सीट है, उसमें जस्ट एमबीबीएस वाला जो है वो अप्लाई कर सकता है। जब पीपीएससी कह दे कि हमें हमने एक असिस्टेंट डायरेक्टर रखना है और जस्ट मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड, और आगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन ही ना करे, तो वो एक जनरल सीट है। और जनरल सीट में हर बंदा अप्लाई कर सकता है। बेशक उसने फिजिक्स में डिग्री की है, इस्लामियत में डिग्री की है, इंग्लिश में डिग्री की है, उर्दू में की है, एग्रीकल्चर में की है, प्लांट पैथोलॉजी में की है, पीबीजी में की है, जिस मर्जी चीज में डिग्री की हो, वो जनरल सीट के लिए एलिजिबल है। तो जनरल सीट के लिए हर बंदा एलिजिबल है। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट जो है वो मैटर नहीं करता। जनरल सीट में हर बंदा ही एलिजिबल होता है। अब वन पेपर एग्जाम जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, उसका पेपर पैटर्न क्या होता है? तो 100 मार्क्स का होता है जी वन पेपर एग्जाम। एक ही पेपर होना है आपका। सबसे पहले आपका होना एक एग्जाम, और वो 100 मार्क्स का होगा। 100 एमसीक्यूज होंगे, कोई लॉन्ग सवाल नहीं है, कोई शॉर्ट सवाल नहीं है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। जस्ट एमसीक्यूज होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है।
90 मिनट्स है पेपर करने का टाइम ड्यूरेशन। ठीक है। तो पेपर करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है। तो 90 मिनट्स है पेपर करने के लिए आपके पास टाइम। अब जनरल सीट और प्रोफेशनल सीट क्या होती है, इसको थोड़ा सा मैं मजीद एक्सप्लेन करने के लिए पीपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन करता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है पीपीएससी। पीपीएससी। तो आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाना है और गूगल के ऊपर जाके लिखना है पीपीएससी। तो पंजाब गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक जॉब्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक जॉब्स हैं वो जस्ट पीपीएससी पे आती हैं। पंजाब हुकूमत की ऑथेंटिक जॉब्स यानी जिस एडवर्टाइजमेंट पे लिखा होगा ना कि पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब फलाना, अगर वो पीपीएससी की नहीं है तो इसका मतलब है वो फेक है। पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक जॉब्स हैं वो पीपीएससी की ही वेबसाइट पे आती हैं। जो नेशनल, जो एक इदारा बना हुआ है, जिन एक फेक टेस्टिंग एजेंसी बनी हुई है, नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमीशन इस्लामाबाद। वो एक फेक इदारा है जो बच्चों से जस्ट, जो बच्चों को पीपीएससी की ही पुरानी, साल पुरानी 2 साल पुरानी एडवर्टाइजमेंट इशू करके तो बच्चों से फीस बटोर लेता है। और बच्चों से फीस लेके टेस्ट होते नहीं है। और एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा होता है अगर टेस्ट ना भी लें तो आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। तो नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमीशन इस्लामाबाद नाम से एक फेक इदारा चल रहा है। कोई फ्रॉडी हैं जो बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, कोई इस मुल्क के अंदर पूछ भी नहीं रहा उनसे कि आप अरबों रुपए जो है वो लोगों से लूट मार करके बैठे हुए हैं तो बच्चों को मजीद भी लूटी जा रहे हो। तो उनकी जो फेक एडवर्टाइजमेंट्स आपने देखी होंगी, नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमीशन इस्लामाबाद के नाम से एक फेक इदारा है जो बच्चों को लूट रहा है। तो काइंडली आप लोग जब एडवर्टाइजमेंट पढ़ो तो देखो कि वो एडवर्टाइजमेंट जो है किसने इशू की है, पीपीएससी ने इशू की है, एफपीएससी ने इशू की है, किसने किया है। अगर नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमीशन इस्लामाबाद ने इशू किया है तो इसका मतलब है वो फेक है। इसी इसी तरह और भी नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमीशन के की तरह के और भी इदारे बने हैं जो फेक जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं, बच्चों से पैसे बटोरते हैं। और देखें अगर एक जॉब की भी फीस 500 रुपया हो अप्लाई करने की, 600 रुपया अप्लाई करने की हो, तो 1 लाख बच्चा अगर 600 जमा करवा दे तो इसका मतलब है कि उन्होंने करोड़ों रुपया जो है वो कमा ली है। और वो इदारा एक ऐसा होता है जिसका कोई आगे पीछे भी नहीं होता, इन्होंने करोड़ों रुपया समेटे और गायब हो गए। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑथेंटिक है। यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की ऑथेंटिक जॉब्स आती है, गवर्नमेंट का इदारा है, ये भागेंगे नहीं। अगर आप किसी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो और उस पोस्ट का टेस्ट नहीं भी होता तो आपकी फीस जो है वो आपको किसी ना किसी तरह ये रिटर्न कर देते हैं। जब आइंदा आप फ्यूचर में अप्लाई करते हैं तो आपकी फी जो होती है उसमें कंपनसेट हो जाती है। तो पीपीएससी वाले जो है पैसे लेके नहीं भागते। ठीक है। तो पीपीएससी एक ऑथेंटिक पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स की साइट है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं वो केपीपीएससी, यानी खैबर पख्तूनख्वा की जॉब्स के लिए केपीपीएससी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अलावा सिंध वालों के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट, बलूचिस्तान वालों के लिए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट। अब पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आपने ओपन करना है, इसको आपने वेबसाइट को करना ओपन। अब पीपीएससी की जो ये वेबसाइट है इसके पहले लिंक को मैंने किया ओपन। ये वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल गई है। ठीक है। तो पीपीएससी की वेबसाइट जो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो गई है। अब यहाँ पे ये जॉब्स जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे आती हैं एडवर्टाइजमेंट्स। पीपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो यहाँ पे आती हैं, जहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे आती हैं। अच्छा, पीपीएससी में आप लोग मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो। पीपीएससी में मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो। पीपीएससी का सारा जो प्रोसीजर होता है वो ऑनलाइन होता है, फीस भी ऑनलाइन जमा होनी है। ठीक है। ऑनलाइन किस तरह होता है अप्लाई, ये यहाँ पे राइट साइड पे देखें अप्लाई ऑनलाइन। ये अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये अप्लाई हो जाता है यहाँ से ना, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके मोबाइल से आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब एडवर्टाइजमेंट्स में आपको दिखाता हूँ, मैं आपको प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट के दरमियान फर्क बताता हूँ ताकि कल को आप खुद भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे पीपीएससी की तो आपको फर्क पता हो
कि आप क्या इस पोस्ट पे एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है। तो आप लोगों को आज मैंने मुकम्मल गाइड करना है, ताकि फ्यूचर के अंदर आप लोग जो है वो खुद इन एडवर्टाइजमेंट्स को पढ़ सको और आपको पता चल सके कि क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए, जितनी भी पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, जितनी भी पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, उसमें सबसे पहले यहाँ पे होता है केस नंबर। ये केस नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये उस सीट का नाम लिखा हुआ है। अब ये सीट आई है जी असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। अब आगे क्या लिखी हुई है, क्वालिफिकेशन क्या, में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। ये जो बॉक्स है टिक वाला, ये जो टिक वाला बॉक्स है, यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या लिखी हुई है, इन्होंने लिखा हुआ है एमबीबीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, सॉरी, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन। तो इन्होंने मांग ली है एमबीबीएस। तो क्या इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स वाला अप्लाई कर सकता है? कॉमन सेंस जरा यूज करें। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक डिग्री लिख दी है कि हमें ये एमबीबीएस वाला बच्चा चाहिए। तो क्या आपके ख्याल से फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वाला मैथ वाला बच्चा इस पे अप्लाई कर सकता है? यस और नो। यस के लिए वाई भेजें और नो के लिए एन भेजें। ये चैट के अंदर आप लोग भेजें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने अटेंटिव हैं। तो जो एमबीबीएस के अलावा वाले लोग हैं वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एमबीबीएस के अलावा वाले अप्लाई ही नहीं कर सकते। इन्होंने मेंशन कर दिया है कि एमबीबीएस से ही होगा। ठीक है, एमबीबीएस वाला ही अप्लाई करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अब इसमें एक स्पेसिफिक डिग्री इन्होंने कर दी है मेंशन। जब स्पेसिफिक डिग्री मेंशन कर दी जाए या स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन कर दिया जाए, तो इट मींस ये एक प्रोफेशनल सीट है, कि यहाँ पे हमें एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए इस डिग्री का। तो ये एक प्रोफेशनल सीट है जिसमें इन्होंने प्रोफेशन मेंशन कर दिया। तो प्रोफेशनल सीट से क्या मुराद है कि प्रोफेशन जो है वो मेंशन कर दिया। अब इसका सिलेबस देखें। अब ये जो सिलेबस है इसका, ठीक है, इसको जरा देखें। तो इसका सिलेबस नहीं है, क्योंकि ये ग्रेड 18 की मेडिकल की पोस्ट है। तो इसका इसका इंटरव्यू होता है, इसका टेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मांगा होता है। तो बहुत से कम डॉक्टर्स का इतना एक्सपीरियंस होता है, तो अप्लाई बहुत थोड़े लोग करते हैं, इसलिए इसका टेस्ट नहीं होता। मैं और कोई पोस्ट देखता हूँ। अब देखें, यहाँ पे एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट आई है जी। यहाँ पे एक पोस्ट है जी अकाउंट्स एंड फाइनेंस असिस्टेंट। एक पोस्ट आई है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस असिस्टेंट, एसीसीए मांगा हुआ है। या मास्टर्स डिग्री हो अकाउंट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, या मास्टर्स डिग्री हो कॉमर्स और अच्छा, जहां पे लफ्ज आएगा ना मास्टर्स, जहां पे लफ्ज आएगा पीपीएससी में मास्टर्स, तो उसका मतलब है कि वो मांग रहा है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन, जो बराबर है बीएस के, और जो बराबर है इसके एमए एमएससी के बराबर है। ठीक है। हाँ, अगर एग्रीकल्चर की मास्टर्स लिखी है, तो एग्रीकल्चर की जो मास्टर्स है उससे मुराद है एमफिल। एग्रीकल्चर एक वाहिद चीज है जिसकी मास्टर से मुराद एमफिल है। एक एग्रीकल्चर की मास्टर से मुराद एमफिल है। दूसरा, इंजीनियरिंग की मास्टर्स अगर लिखा हुआ जी मास्टर्स हो केमिकल इंजीनियरिंग में, तो इसका मतलब है वो एमफिल केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। अगर मास्टर्स का वो मांग ले इसका कंप्यूटर साइंस का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो इसका मतलब है कि वो एमफिल की बात कर रहा है। अगर उसने मांगी है मास्टर्स इन बॉटनी, तो इसका मतलब है एमएससी बॉटनी और बीएस बॉटनी की बात कर रहा है। ठीक है। तो क्योंकि बॉटनी जोलॉजी में वैसे भी तो मास्टर्स होता है ना, 2 साल का मास्टर्स होता है। तो जिन डिग्रीज में 2 साल का मास्टर्स होता है, 2 साल बीएससी के बाद, उसके मास्टर से मुराद होता है कि वो मांग रहा है 16 ऑफ एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन। जिन डिग्रीज का जो बीएससी है वो 4 साल की होती है, जिन जिन डिग्रीज की बीएससी 4 साल की है उसके मास्टर से मुराद है एमफिल। जिन डिग्रीज की बीएससी 2 साल की होती है उनसे मुराद है कि वो मांग रहा है आपसे एमएससी और बीएस। अब देखें, बीएस जो है वो अभी अब आया, एमएससी भी चल रही है यूनिवर्सिटीज में। तो अभी अगले 5 6 7 साल 10 साल तक जो है वो मास्टर्स इन बॉटनी, मास्टर्स इन जोलॉजी, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स का मतलब यही है, 16 साल एजुकेशन। यानी एमएससी बॉटनी, एमएससी जोलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स, बीएस बॉटनी, बीएस जोलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स, ये एलिजिबल है। ठीक है।
तो अब ये देखें, ये एक प्रोफेशनल सीट है जिसमें एसीसीए वगैरह मेंशन है, तो इसका सिलेबस देखें। अब प्रोफेशनल सीट का सिलेबस क्या होता है? 80% उसने कहा है जी क्वालिफिकेशन में से आएगा, और 20% आएगा जीके में से। अब जीके क्यों डाल दिया इसमें? जीके इसलिए डाल दिया कि मेक और ब्रेक करना है, क्योंकि हर बच्चे का जो है वो जीके अच्छा नहीं होता। एक क्लास है, बोटनी की एक क्लास है, बोटनी की एक क्लास है, उसमें 70-80 बच्चे बैठे हुए हैं। उन 70-80 स्टूडेंट्स में से कितने का जीके अच्छा होगा? 2-3 का, मैक्सिमम एक एक दो का जीके अच्छा होगा। बाकी जो 70-80 बच्चे हैं उनका बोटनी तो अच्छा है ना। उन्हें समहाउ कोई ना कोई हो ना हो तो है बोटनी की, ठीक है, उन्हें थोड़ा बहुत तो बोटनी का पता होगा, ये अपने सब्जेक्ट का पता होगा। तो जीके इसलिए 20% डाला है, ताकि जो बच्चे अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं वो जीके करके अपने टॉपर्स को कवर कर लें, क्योंकि टॉपर्स अक्सर जीके में कमजोर होते हैं। तो जीके 20% इसलिए डाला जाता है ताकि जो रट्टू तोते हैं उनको जो है वो कंट्रोल किया जा सके, और रट्टू तोतों को पीछे करके जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक चांस दिया जा सके। मेरे जितने भी लेक्चरर लेक्चरर मेरे जितने भी स्टूडेंट लेक्चरर बने हैं ना, उन सब के जीके में 12 से एक स्टूडेंट के 12 थे, बाकी किसी के 16 है, किसी के 15 है। तो 15-16 से कम किसी के नहीं 20 में से। तो 15-16, तो किसी अगर आपने लेक्चरर बनना है तो आपको जीके में 15-16 लेने पड़ेंगे, ठीक है। फिर जाके जो है वो आपका आप टॉपर्स को जो है वो कब पीछे छोड़ते हैं, और फिर आप लेक्चरर बनते हैं। तो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब एवरेज स्टूडेंट से मुराद है जो अपने सब्जेक्ट में इतनी ज्यादा ग्रिप नहीं रखते, वो टॉपर्स को जो है वो फिर जीके में पीछे छोड़ देते हैं और वो लेक्चरर बन जाते हैं। तो मेरे काफी स्टूडेंट जो लेक्चरर बने हैं उनके जीके में 15-15 16-16 मार्क्स आए थे, इसलिए वो बने। अच्छा, मैं आपको एक दिखाता हूँ जनरल सीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जनरल सीट। तो एक जनरल सीट आई है जी असिस्टेंट की। असिस्टेंट क्या होता है? ये ना, जो क्लैरिकल स्टाफ होता है एक दफ्तर में, जो क्लैरिकल स्टाफ होता है उसका हेड होता है असिस्टेंट। असिस्टेंट को ऑफिसर्स अपने पास बुलाते हैं और असिस्टेंट को कहते हैं कि ये काम करवाना है। तो असिस्टेंट फिर क्लर्कों से काम करवाता है, यानी क्लैरिकल स्टाफ से काम करवाता है असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि ये किसी का पीएन है, किसी का चपरासी है। असिस्टेंट एक अच्छी पोस्ट होती है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है, लड़कों के लिए भी अच्छी है। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो लड़कियों के लिए भी मुनासिब है और लड़कों के लिए भी मुनासिब है। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें ये नहीं होता कि आपने किसी का पीएन बन जाना है, ये पर्सनल सेक्रेटरी बन जाना है, ठीक है। असिस्टेंट ये नहीं होता। असिस्टेंट होता है कि क्लैरिकल जो स्टाफ है, जो क्लर्क है, उनका हेड होता है, ठीक है। इसने क्लर्कों से काम करवाना होता है, यानी क्लर्कों का काम होता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंटेशन करना। तो इसने उनसे डॉक्यूमेंटेशन करवा के आगे ऑफिसर्स के टेबल तक पहुंचानी होती है। तो असिस्टेंट का काम होता है निगरानी करना। इसने देखना होता है कि क्लर्क काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फाइलें जो है कहीं रुकी तो नहीं हुई। तो असिस्टेंट का ऑफिस वर्क होता है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए अच्छी पोस्ट है। तो एक सीट आई है असिस्टेंट की, कौन से डिपार्टमेंट में आई है जी? ये आई है ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात एंड अशर के डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पे देखें क्या मांगा हुआ है। क्वालिफिकेशन में देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। यहाँ पे जस्ट ये मेंशन किया कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जो एचईसी से रिकॉग्नाइज हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की बैचलर्स डिग्री हो जो एचईसी से रिकॉग्नाइज हो, ठीक है। अब आप लोग बताएं कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन है? कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है? यहाँ स्पेसिफिक डिग्री मेंशन है? सिर्फ ये मेंशन है कि बैचलर्स रिक्वायर्ड है। जस्ट इतना कहा है कि बैचलर्स रिक्वायर्ड है। तो ये है जनरल सीट, इसे कहते हैं जनरल सीट। अब जनरल सीट में हर बंदा अप्लाई कर सकता है। आपने बेशक बॉटनी में डिग्री की है, प्लांट पैथोलॉजी में डिग्री की है, एंटोमोलॉजी में की है, मैथ में की है, इंग्लिश में की है, उर्दू में की है, इस्लामियात में की है, डीवीएम की है, एमबीबीएस की है, इंजीनियरिंग की है। पाकिस्तान में जितनी भी बैचलर्स होती हैं उन बैचलर्स में से कोई भी बैचलर अगर आपने की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं है। तो जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है इसका मतलब हर बंदा एलिजिबल है, हर बंदा इस पे अप्लाई कर सकता है।
जिसके पास बैचलर्स की डिग्री, अच्छा डिग्री होने से मुराद ये नहीं कि आपके हाथ में डिग्री हो। अगर आपके आठवें, अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं और आपके आठवें सेमेस्टर का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपके रिजल्ट का नोटिफिकेशन हो गया तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, जब आपने अप्लाई करना, ना किसी ने आपसे डिग्री मांगनी है, ना किसी ने कहना है अपने डीएमसी की पिक्चर अपलोड करो, ना किसी ने कहना है ट्रांसक्रिप्ट की पिक्चर अपलोड करो। जस्ट उन्होंने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट मांगनी है। और हमेशा याद रखें कि आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ठीक देनी है। जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर डेट है आपने वही लिखनी है। रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो डेट लिखी होगी ना, नोटिफिकेशन किस डेट को हुआ है वो वाली डेट, या रिजल्ट डिक्लेयर्ड डेट, रिजल्ट डिक्लेयर डेट लिखा होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट होगा। वो डेट आपने लिखनी है। जो प्रिंटेड डेट होती है वो नहीं लिखनी, कि रिजल्ट प्रिंटेड ऑन, वो नहीं लिखना। जो रिजल्ट डिक्लेयर डेट है वो लिखनी है, या नोटिफिकेशन डेट है वो अप्लाई करते हुए मेंशन करनी है कि इस डेट को मेरा रिजल्ट नोटिफाई हुआ था, या इस डेट को मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। पीपीएससी वाले जो हैं, अगर आप पीपीएससी वालों से झूठ बोलते हैं और इंटरव्यू के टाइम जब आप पहुंच जाते हैं पीपीएससी इंटरव्यू देने, तो फिर वो आपके ऊपर फ्रॉड का केस भी करते हैं। और फिर जो है वो आपको वो अंदर भी कर दे, अंदर भी करवाते हैं, यानी आपके खिलाफ वो इंक्वायरी भी करते हैं। केस ना भी करें तो 3 साल के लिए आपको पीपीएससी की जॉब्स में अप्लाई करने से मना कर देते हैं। और वे फ्यूचर में भी वो आपको नहीं रखते। तो कभी भी पीपीएससी में गलत डाटा ना एंटर कीजिएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट आया नहीं होता आठवें सेमेस्टर का, या किसी एमएससी का रिजल्ट आया नहीं होता, और भाग के जो है लालच में अप्लाई कर देते हैं कि बाद में देखी जाएगी। तो बाद में फिर देखा नहीं जाता। ठीक है, बाद में जो होता है ना फिर वो देखा नहीं जाता। तो पीपीएससी एफपीएससी में जब भी अप्लाई करें तो ध्यान से डाटा, पीपीएससी के क्योंकि टेस्ट जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए पीपीएससी में जब भी डाटा एंटर करें तो ध्यान से एंटर करें। ठीक है, तो कभी भी जो है वो झूठ ना बोलें, ध्यान से जो है डाटा एंटर करें। ठीक है, अब ये एक जनरल सीट है, इसमें हर बच्चा अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट वाली पोस्ट में। इसमें जोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथ वाले भी कर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या होगा, अब देखें, ये एक जनरल सीट है, इसमें हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि बॉटनी से पेपर बना लें, जोलॉजी से बना लें, फिजिक्स से बना लें, केमिस्ट्री से बना लें। ये पॉसिबल नहीं है कि जब हर डिग्री वाला बच्चा एलिजिबल है तो किसी एक स्पेसिफिक डिग्री में से सवाल आए। तो फिर पीपीएससी वाले क्या करते हैं, पीपीएससी वाले जनरल नॉलेज का टेस्ट लेते हैं। पीपीएससी वाले सबसे एक ही टेस्ट लेते हैं, एक ही तरह का पेपर लेते हैं सबसे। बेशक आपने बॉटनी में पीएचडी क्यों ना की हो, बेशक आपने जोलॉजी में पोस्ट डॉक क्यों ना की हो, आपने पेपर जीके का देना है। और आपके सब्जेक्ट में से एक लफ्ज भी नहीं आना। ठीक है, अब जीके के कंटेंट्स क्या हैं, मैं जरा थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको जीके के कंटेंट्स पता चले। जी, पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट जो है वो एडिट हो जाती है, लास्ट डेट तक एडिट आप लोग कर सकते हैं। पीपीएससी की जो एडवर्टाइज जो एप्लीकेशन होती है उसको आप लास्ट डेट तक एडिट कर सकते हैं, पीपीएससी में जितनी मर्जी एडिट करें। लेकिन एफपीएससी में जस्ट एक दफा एडिट होता है। और ये आपका जो झूठ होता है ये इंटरव्यू के टाइम पकड़ा जाता है। ठीक है, आपका जो झूठ होता है वो इंटरव्यू के टाइम पकड़ा जाता है, इंटरव्यू से पहले पहले खैर है। जब इंटरव्यू वाले दिन आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तब उन्होंने जब डेट्स वगैरह चेक करनी है, और जब आप, क्योंकि आपने जो डाटा एंटर किया हुआ है और जो रिजल्ट कार्ड आपने उन्हें देने हैं, तो इंटरव्यू वाले दिन वो पकड़ते हैं। इंटरव्यू से पहले खैर है, क्योंकि इंटरव्यू से पहले उन्होंने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना देखने हैं ना मांगने हैं। इंटरव्यू जिस दिन आपने देने जाना है उसके बाद वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो वो डेटे भी चेक करते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट किस डेट को आया, इंटर का कब आया, बैचलर्स का कब आया। तो रिजल्ट कार्ड के ऊपर वो डेट देखते हैं कि रिजल्ट कार्ड के ऊपर क्या डेट है, और जो फॉर्म के ऊपर डेट लिखी है वो क्या लिखी है। तो डेट्स जो है ना वो आपने ठीक लिखनी है। ठीक है, तो इस चीज को वो देखते हैं। तो पीपीएससी में आप जितनी दफा मर्जी एडिट करें लास्ट डेट तक, और एफपीएससी में एक ही दफा एडिट किया जा सकता है। अब इसको देखो, अब ये है जीके का सिलेबस। अब जीके में क्या क्या होता है, जीके में होता है जी, जनरल नॉलेज में क्या क्या होता है, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। ये कंटेंट्स हैं जीके के। ठीक है, ये कंटेंट्स हैं जीके के। तो जीके जो है वो आपको प्रोफेशनल सीट में भी आना है, और जीके आपको जनरल सीट में भी आना है।
प्रोफेशनल सीट अगर हासिल करनी है तो फिर भी जीके के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जनरल सीट हासिल करनी है तो फिर भी जीके के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप बेशक पीएचडी कर लो, बेशक पोस्ट डॉक कर लो, पंजाब हुकूमत की जॉब आपको तभी मिलनी है जब आपने पीपीएससी का टेस्ट पास करना है। पीपीएससी का टेस्ट पास करोगे तो पंजाब हुकूमत की जॉब मिलनी है। बेशक आप दुनिया की जोन सी मर्जी डिग्री कर लो। पीएचडी अगर डबल पीएचडी भी निकल आए ना, सुपरा डबल प्रो मैक्स पीएचडी भी अगर निकल आए, वो भी करा ना, तभी जॉब मिलनी है जब पीपीएससी या एफपीएससी का टेस्ट पास होगा। इन टेस्ट को पास किए बगैर जॉब नहीं मिलनी। बेशक आप एमफिल के ऊपर 4 4 5 5 6 6 लाख लगाते जाओ, ठीक है, आपको जॉब तभी मिलनी है जब आपने पीपीएससी का टेस्ट पास करना है। ठीक है। अब आगे ये अब जनरल सीट का आप लोगों को क्लियर हुआ। प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट में थोड़ा सा फर्क पता चला आप लोगों को? आप लोगों को आइडिया हुआ प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट का? प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट का आइडिया हुआ आप लोगों को? ठीक है, मैं दूसरी एडवर्टाइजमेंट ओपन करता हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 11। एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 में ओपन करता हूँ। अब आप लोगों ने बताना है ये प्रोफेशनल सीट है या जनरल सीट है। अब मैं एक ओपन करता हूँ जी, एक पोस्ट, जिसमें आप लोगों ने बताना है कि जनरल सीट है या प्रोफेशनल सीट है। अब मैंने जी ये जूम किया मैंने फुल। ये पोस्ट है जी, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट आई है जी। एक ही पोस्ट आई है। इसमें ये क्वालिफिकेशन पढ़े और मुझे बताइए जनरल सीट है प्रोफेशनल सीट है। जनरल सीट के लिए जी भेजें और प्रोफेशनल सीट के लिए पी भेजें। शॉर्ट फॉर्म में लिखें, जी फॉर जनरल सीट, और प्रोफेशनल सीट के लिए पी सेंड करें। तो इसमें देखें कि ये प्रोफेशनल सीट है या जनरल सीट है। ठीक है, इसको जरा चेक करें। तो ये एक प्रोफेशनल सीट है। ये प्रोफेशनल सीट है। अब ये प्रोफेशनल सीट क्यों है, बताता हूं मैं। प्रोफेशनल सीट ये इसलिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर दिया। ठीक है। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर दिया है। तो जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन कर दिया जाए, जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन कर दिया जाए तो फिर क्या होता है? फिर वही स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला जो है अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो आगे जो, अच्छा मैंने आपको एक चीज और तो बताई नहीं कि हर पोस्ट के आगे उसकी एज रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है, और कौन कौन से डोमिसाइल वाला अप्लाई कर सकता है वो भी लिखा हुआ है। तो ये एज रिक्वायरमेंट है जी, मेल। अब 21 साल लिखा हुआ है तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, और प्लस 5 इयर्स है। तो इसका मतलब है कि 5 साल की रिलैक्सेशन है। तो 30 साल अपर एज लिमिट है, 5 साल रिलैक्सेशन है। ठीक है। तो 21 साल कम अज कम और मैक्सिमम 30 साल। ठीक है। अच्छा आगे जो है वो जेंडर, कौन कौन सा जेंडर अप्लाई कर सकता है ये भी देखना है। ये ना हो कि मेल की पोस्ट आई हो और फीमेल जो है वो अप्लाई कर रही हो। तो आपने ये खुद भी आगे देखना है कि जेंडर कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है। फिर डोमिसाइल देखना है। ऑल पंजाब बेसिस का मतलब है कि पूरा पंजाब अप्लाई कर सकता है। अगर किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हो, अगर यहाँ पे लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, तो इसका मतलब था कि जस्ट शेखुपुरा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की सीट्स भी आती हैं जिसमें उस जिले वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने डोमिसाइल में जाके ये देखना है कि क्या आपका डोमिसाइल एलिजिबल है या नहीं। तो डोमिसाइल में जाके जब आपने देखा ऑल पंजाब बेसिस, तो आपको पता चल गया कि पूरा पंजाब ही अप्लाई कर सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग किधर होगी? एनीवेयर इन पंजाब। यानी ये जो महकमा है एग्रीकल्चर वाला, ये पंजाब में जिधर जिधर है, ये जो जिस महकमे में अप्लाई किया जा रहा है पंजाब में जिधर जिधर है, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन लड़कियों को थोड़ी सी फेवर मिलती है। लड़कियों को जो है ना, वो आसपास ही पोस्ट किया जाता है, ज्यादा दूर नहीं किया जाता। ठीक है। तो लड़कियों को भी दूर नहीं फेंका जाता कि लाहौर की लड़की और डेरा गाजी खां फेंक दिया जाए। इस तरह नहीं किया जाता। तो लड़कियों को फील्ड में भी नहीं भेजते। यानी जो मुश्किल मुश्किल काम होता है उधर लड़कों को पॉइंट कर दिया जाता है, जो आसान काम होता है वहां पे लड़कियों को रखा जाता है। जिस तरह अब मेरी एक स्टूडेंट है, वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, असिस्टेंट नहीं एग्रीकल्चर इंजीनियर है। तो उनकी फील्ड में ड्यूटी नहीं लगी, फील्ड में लड़कों की ड्यूटी लगी है, उनकी ऑफिस में ड्यूटी लगी है। उनका काम आसान है। तो आप पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी जो इन डिपार्टमेंट्स में लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी आपका ख्याल है। ठीक है, उनकी भी बेटी हैं।
उनको भी आपका ख्याल है। तो जिन लोगों ने आपको ड्यूटी लगानी होती है ना, वो इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं कि फीमेल हैं तो इनको एक ऐसा टास्क दिया जाए कि जो ये इजीली कर सकें, यानी लड़कों वाला टास्क ना दिया जाए। ठीक है, कुछ टास्क होते हैं जो लड़कों के होते हैं, जिस तरह लोगों से मिलना जुलना जिसमें ज्यादा होता है, फील्ड में ज्यादा जाना होता है, तो वो लड़कों को जो दे दिए जाते हैं, लड़कियों को वो टास्क नहीं मिलते। ठीक है, तो लड़कियों को इस तरह के टास्क ज्यादा नहीं मिलते। मेरी एक स्टूडेंट है, उनकी ZTBL के अंदर अपॉइंटमेंट हुई, तो दो लड़के जो थे, मतलब दो लोग जो थे वो एक ब्रांच में गए, जरा इधर क्या थी बैंक में। लड़के को उन्होंने फील्ड में लगा दिया कि किसानों से जाके बातचीत करो, और जो फीमेल थी उनको बैंक में ही रखा। उनको जो है उन्होंने असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर बना के बैंक में रखा, ताकि उनको उनको जो है वो इजी काम दिया जा सके। तो PPSC की भी जितनी भी जॉब्स है ना, इसमें लड़कियों को वहां पे नहीं तैनात किया जाता, वहां पे नहीं पोस्ट किया जाता कि जो लड़कों के करने के काम होते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, तो वो ये लोग भी जो आपको पोस्टिंग करते हैं ना, इनको भी पता है कि लड़कियों को जो है वो किधर भेजना है, किधर नहीं भेजना। तो लड़कियां इस चीज की परेशानी ना लिया करें कि हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो जिन्होंने भेजना होता है उनको भी इस चीज का आइडिया होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रोफेशनल सीट है, इसका सिलेबस क्या है। इसका 30% इकोनॉमिक्स में से आना है, 30% स्टैटिस्टिक्स में से आना है, 20% मैथमेटिक्स से आना है, यानी 80% इन सब्जेक्ट्स में से आना है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड थे 20% जीके, 20% जीके। अब देखो, ये इकोनॉमिक्स वाला, चलो ये मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स ये मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं, ठीक हो गया। तो ये मिलते जुलते सब्जेक्ट से, अच्छा इसी 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 में एक आई है जनरल सी, इसी में ना एक जनरल सीट है, प्रोफेशनल सीट है। फिर आप लोगों ने बताना कि जनरल सीट है या प्रोफेशनल सीट है। अभी मैं आपको बताता हूँ। एक और पोस्ट है, ये जी बड़ी हैवी पोस्ट है, बड़ी पैसों वाली पोस्ट है, बड़ी हैवी किस्म की पोस्ट है, बड़ी ताकतवर पोस्ट है। ये पोस्ट है ये जी डिस्ट्रिक्ट जकात ऑफिसर की, और ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, ये रेगुलर है। ये ग्रेड 17 की पूरे जिले के जकात ऑफिसर की सीट है। दो पोस्ट है, एक खवातीन के लिए फिक्स कर दी गई है और एक ओपन रख दी गई है। अच्छा, PPSC में जब आप अप्लाई करते हैं तो खवातीन जो है, जो जो वीमेन है, वो ओपन और वीमेन कोटा के लिए ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती हैं। तो ओपन और वीमेन कोटा के लिए ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई स्पेशल नहीं बताना पड़ता कि मैंने खवातीन के कोटे में अप्लाई करना है। PPSC वाले जब आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं ना, जब आपने फीमेल जेंडर सेलेक्ट करना है, तो PPSC वालों ने ऑटोमेटिकली आपको उसके लिए सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जकात ऑफिसर, अब ये क्वालिफिकेशन पढ़ के बताओ, ये जनरल सीट है या प्रोफेशनल सीट है। ये क्वालिफिकेशन पढ़ के बताओ, ये जनरल सीट है या प्रोफेशनल सीट है। तो मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है जी, यानी BS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने BS या BA ऑनर्स किया है वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी अथॉरिटी वाली सीट है, बहुत पैसा है, बहुत पैसे वाली सीट है, यानी हाँ, मतलब कि आप कह सकते हैं आपके आसपास पैसे ही पैसा घूम फिर रहा, आपके पैसे नहीं होंगे। बेसिकली तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पैसे होंगे। बस आपका काम होगा गिनना, गिन के हकदारों तक जो है पैसे पहुंचाना। ठीक है, तो आपने जकात ऑफिसर होंगे, आपने बताना है कि किस किस को जकात लगती है, किस किस को पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो जकात ऑफिसर में देखें, यानी 16 एजुकेशन रिक्वायर्ड है, 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इसमें HND वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक जनरल सीट है, उनेजा ये एक जनरल सीट है। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मेंशन है? नहीं मेंशन। जिस पोस्ट पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है वो जनरल सीट होती है। तो ये एक जनरल सीट है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, फूड साइंस वाला भी अप्लाई कर सकता है, प्लांट पैथोलॉजी वाला भी अप्लाई कर सकता है, PBG वाला भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, PBG वाला भी अप्लाई कर सकता है। सिर्फ BS रिक्वायर्ड नहीं है, BA वाला भी अप्लाई कर सकता है, सॉरी BA कह रहा हूँ, MA वाला भी अप्लाई कर सकता है, और MSc वाला भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, BSc ऑनर्स वाला भी अप्लाई कर सकता है। हर वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसकी FSc के बाद 4 साल मजीद एजुकेशन है, यानी FSc के बाद FA FSc के बाद, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन। इस चीज का आपको कॉन्सेप्ट है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन क्या होती है?
16 साल एजुकेशन क्या होती है, इस चीज का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को कि 16 साल एजुकेशन किसे कहते हैं? 16 years ऑफ एजुकेशन किसे कहते हैं? तो 16 साल एजुकेशन किसे कहते हैं जी? वो एजुकेशन जो आपकी 12वीं के बाद, ठीक है, 12वीं के बाद जब आप 4 साल मजीद पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं 16 एजुकेशन। अब वो 4 साल आप 2 साल बीएससी और 2 साल एमएससी में पढ़ लो, 2 साल बीए या 2 साल एमए में पढ़ लो, या 4 साल बीए ऑनर्स में पढ़ लो, या 4 साल बीएससी ऑनर्स में पढ़ लो, या 4 साल जो है बीएस में पढ़ लो, तो ये 16 एजुकेशन है। तो मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है तो बीएस वाले भी इसमें एलिजिबल है। जो बीएस वाले हैं वो भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो बीएस वाले भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीएस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखें आगे, अब इसका सिलेबस क्या होगा? 100% जीके सिलेबस होगा, या बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एच एंड डी, फूड साइंस में से भी कुछ आएगा? बताएं जी। अच्छा जी, इसकी पोस्टिंग किधर होगी बताता हूँ मैं आपको। इसमें पूरे का पूरा पंजाब अप्लाई कर सकता है, इसमें पूरे का पूरा पंजाब अप्लाई कर सकता है। पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है, पूरे पंजाब में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें जी 100% जीके है, कंप्यूटर साइंस भी जीके है, लेकिन इस पोस्ट पे उन्होंने 25% कंप्यूटर साइंस का सेपरेट से रख दिया। कंप्यूटर साइंस इज बेसिकली पार्ट ऑफ जीके, लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने क्या है कि 100 में से 25 सवाल कंप्यूटर साइंस में से आने हैं। बाकी जो 75% क्वेश्चन है वो पाकिस्तान स्टडीज में से, करंट अफेयर्स में से, इस्लामिक स्टडीज में से, ज्योग्राफी में से, बेसिक मैथमेटिक्स में से, इंग्लिश उर्दू एवरीडे साइंस में से आने हैं, ठीक है। तो पूरा पंजाब इस पे अप्लाई कर सकता है, सीटें दो हैं, इसका टेस्ट जो है ना 3 हफ्ते के बाद इसका टेस्ट हो जाना है। सितंबर के एंड तक, सितंबर के एंड तक इस पोस्ट का टेस्ट हो जाना है, ठीक है। तो जो मेरे स्टूडेंट अभी हैं बैच 19 और बैच 20 के, तो आप लोगों की अच्छी अच्छी खास, बैच 19 वालों की अच्छी खासी तैयारी हो जानी है इस दौरान। अगर आप लोग पिछली, ये कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स मैंने आज भेज देने हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस को करो, बैच 19 के जो मेरे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तभी जो बैच 19 मुझसे जो जीके पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स मैंने आज सेंड करने हैं, उनको करो अच्छी तरह, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करो, तो आपका जो है ना इसमें अच्छे खासे स्कोर आप ले सकते हो। अच्छा जी, अच्छा, इस पोस्ट में अप्लाई करने की फीस 600 रुपया, 600 रुपया जो है, 600 रुपीज जो है इस पोस्ट में अप्लाई करने की फीस है, ऑनलाइन अप्लाई होने। तो ये था फर्क जी, प्रोफेशनल सीट में और एक उसमें जनरल सीट में, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया सबको, सब स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहेगा जी मुझे प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट में क्लियर नहीं हुआ? क्या आप सबको क्लियर हो गया? क्या ये कोई मुश्किल चीज थी? क्या ये कोई मुश्किल चीज थी? कोई मुश्किल चीज थी? तो नहीं थी, ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज नहीं थी, ये बिल्कुल आसान चीज थी। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को कोई बताता नहीं है, आप लोगों को कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो है ना वो टीचर्स तो बड़े मिल जाते हैं आप लोगों को, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई गाइडर नहीं है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में आपको जीके पढ़ाने वाले बड़े टीचर हैं, बड़ी वाह जी, हम जीके पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको गाइड कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो गाइड कोई भी नहीं करेगा। तो जहां से फ्री गाइडेंस मिले वहां से स्टूडेंट लेना पसंद नहीं करते। अब मैंने एमफिल वाले ग्रुप के अंदर ये सेशन का लिंक भेजा था, एमफिल में तकरीबन 800 लोग मेंबर हैं, तो 800 में से भी देखें 5-6 लोग आए हैं, 10-12 लोग आए हैं। तो ये जरा सीरियसनेस का हाल है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो घोड़ों की तरह एमफिल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एमफिल करनी है, एमफिल करनी है। आप एमफिल कर लो, एमफिल करके आप किसी प्राइवेट स्कूल में लग जाओगे, किसी प्राइवेट कॉलेज में लग जाओगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जो है वो आपको पीपीएससी करना है। एमफिल करके आपको फायदा पता है क्या होना है? यही है, किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में जॉब मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है, अभी मैंने जो आपको करवाई है कहीं पे एमफिल था, अभी मैंने कुछ बताई है आपको जॉब्स, कहीं पे भी एमफिल आपने देखा? एमफिल की रिक्वायरमेंट देखी है आप लोगों ने? ठीक है। तो एमफिल की आपने कहीं पे भी नहीं देखी। तो एमफिल जो है ना
वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरार बनने के लिए होता है। यानी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार बनने के लिए एमफिल रिक्वायर्ड है। कॉलेजेस में लेक्चरार बनने के लिए एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है, ना बीएड रिक्वायर्ड है। तो बीएड भी आवाम जो अंधाधुंध जो है वो कर लें, ठीक है। तो प्रोफेशनल सीट, देखो प्रोफेशनल सीट का क्या सिलेबस होता है। 50% से लेके 80% तक आपके सब्जेक्ट में से आता है, या उन सब्जेक्ट्स में से आता है जो वहां पे मेंशन होते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं उसमें से 50% से लेके 80% तक जो है वो आ रहा होता है, ठीक है। तो आपका नाम क्या है, जिन्होंने ये भी मैसेज किया है कि पीएचडी का डिसीजन क्विट कर दिया, काइंडली मुझे अपना नाम बता दें। तो 50% से लेके 80% तक जो है वो आपके सब्जेक्ट में से आना है, या आप कह लें कि जो डिग्री जो सब्जेक्ट्स मेंशन है वहां से आना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स मेंशन है वहां से आना है। अगर 50% आपके सब्जेक्ट में से आ रहा है तो फिर 50% जीके में से आएगा। अगर 20% सब्जेक्ट में से आ रहा है, सॉरी, अगर 80% सब्जेक्ट में से आ रहा है तो फिर 20% जीके में से आएगा। 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा, 90 मिनट्स तक करना होगा। प्रोफेशनल सीट का एग्जाम भी वन पेपर जो है वो होगा एमसीक्यूज बेस, एक ही पेपर होगा। जनरल सीट, जनरल सीट में 100% जीके आएगा, 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा, ठीक है। 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा, ठीक है। 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा और 90 मिनट्स का पेपर का टाइम होगा। मैं बच्चों को कहता रहता हूँ मेरा सेशन ज्वाइन करो, तैयारी करो अभी से गवर्नमेंट जॉब्स की। बच्चे वो नहीं करते, लेकिन बच्चे जो हैं वो इधर उधर जो है वो पैसे बड़े जाया करते हैं, ठीक है। एमफिल के उस यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट दे दो, उधर भी टेस्ट दे दो, बेशक एडमिशन ना लेना हो। एमफिल करने से मैं रोक नहीं रहा, मैं आप लोगों को जस्ट ये कह रहा हूँ कि एमफिल के साथ साथ पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी करो। अकेली एमफिल आपको कुछ नहीं देगी। एमफिल के दौरान अपना टाइम मैनेज करो और तैयारी करो, ठीक है। एमफिल आपने आपको एमफिल ने कुछ भी नहीं देना। अगर आपने पीपीएससी के साथ साथ तैयारी ना की तो आपको एमफिल से कुछ भी नहीं होना। तो एमफिल के अंदर ही तैयारी करो पीपीएससी एफपीएससी की। मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमफिल के दौरान ही मेरा सेशन ज्वाइन किया था, और उन्होंने जो था वो एमफिल के दौरान तैयारी की और एमफिल खत्म होने से पहले उनकी जॉब हो गई। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई मजाक नहीं कर रहा। गूगल लाइसिम के यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, लेक्चरर के। आप उनके इंटरव्यू सुने आप। और जो मेरा स्टूडेंट लेक्चरर केमिस्ट्री या साद साद नहीं, उसने तो एमफिल भी नहीं की, ठीक है। फिर मेरी स्टूडेंट है एमन ताहिर, वो लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स है एमन ताहिर, उन्होंने भी एमफिल नहीं की। तो दो तो मेरे स्टूडेंट ऐसे लेक्चरार हैं गवर्नमेंट के ग्रेड 17 के जिन्होंने एमफिल ही नहीं की, जिन्होंने बीएस करके छोड़ दिया था, और उन्होंने पीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। उन्होंने पी और अच्छा पीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है तो फिर आपने इस तरह करनी है कि बस वही है फिर, यानी रोजाना 5-6 घंटे आपने पढ़ना है। ये नहीं फिर ड्रामों में लग जाना, घर के कामों में लग जाना है और टाइम वेस्ट करना है। इंटरनेट के ऊपर स्क्रॉलिंग कर ली, इंस्टा के ऊपर स्क्रॉलिंग कर ली, चैटिंग कर ली, फिर आपने जो है ना वो अच्छी तरह वो तैयारी करनी है। अब जीके के अंदर कंटेंट्स कौन से होते हैं, मेनली पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप, स्पोर्ट्स होता है, जनरल इंफॉर्मेशन होती है, पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, आईआर के भी एमसीक्यूज आते हैं, सोशियोलॉजी के भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। इसी तरह मिक्स चीजें जो होती हैं वो आती हैं, ठीक है। तो मिक्स चीजें जो होती हैं वो आती हैं जीके के अंदर। तो अब आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को वन पेपर का पता चला कि पीपीएससी जो वन पेपर लेता है वो क्या होता है। पीपीएससी जो वन पेपर लेता है वो क्या चीज है, वो आइडिया हुआ आप लोगों को कि पीपीएससी वन पेपर क्या लेता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रिटन एग्जाम का, ठीक है। जी एमफिल के साथ साथ आप पीपीएससी की प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हैं। एमफिल के साथ साथ आप रोजाना 2 घंटे दे दें पीपीएससी को। 2 घंटे इनफ है, 2 से 3 घंटे इनफ है पीपीएससी के लिए। रोजाना 2-3 घंटे दें एमफिल के साथ साथ, आपकी तैयारी हो जाएगी एक ही सेमेस्टर में। अब मैं आपको बताता हूँ रिटन एग्जाम का। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं पीपीएससी की जो थोड़ी अथॉरिटी वाली होती हैं, जिस तरह तहसीलदार की पोस्ट है, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की पोस्ट है।
वो अथॉरिटी वाली पोस्ट होती हैं जी। जो अथॉरिटी वाली पोस्ट होती हैं उनके अंदर एक पेपर नहीं लिया जाता, उनमें कम से कम दो या दो से ज्यादा पेपर लिए जाते हैं। रिटर्न एग्जाम उसको कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा पेपर लिए जाएं। अब तहसीलदार वाला भी रिटर्न एग्जाम था, लेकिन वो कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं थे, ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे। वो दो पेपर हुए थे। 100 एमसीक्यूज का इंग्लिश का पेपर हुआ था, और 100 एमसीक्यूज का जनरल नॉलेज का पेपर हुआ था। तो वो 100 एमसीक्यूज के दो पेपर हुए थे, एमसीक्यूज के ही थे, तो वो रिटर्न एग्जाम था। रिटर्न एग्जाम पीपीएससी वाले उसको कहते हैं जिधर दो या दो से ज्यादा पेपर लेने हो। अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम था, उसमें चार पेपर हुए थे। उसमें एक पेपर एमसीक्यूज का जीके का था, एक पेपर एमसीक्यूज का कोऑपरेटिव लॉस का था, एक पेपर जो था वो इंग्लिश का था सब्जेक्टिव, जिसमें इंग्लिश का एसे लिखना था, प्रेसी लिखनी थी। एक उर्दू का सब्जेक्टिव था, जिसमें उर्दू का एसे, प्रेसी वगैरह, ग्रामर वगैरह ये चीजें थी। ठीक है, ये चीजें थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी। रिटर्न एग्जाम का पता चला कि रिटर्न एग्जाम में क्या होता है। रिटर्न एग्जाम का आइडिया हुआ आप लोगों को? रिटर्न एग्जाम का आप लोगों को आइडिया हुआ? अच्छा, रिटर्न एग्जाम में एक पेपर जो है वो जीके का कंपलसरी है। 100 एमसीक्यूज का जीके का पेपर कंपलसरी है रिटर्न एग्जाम में। तो रिटर्न एग्जाम में एक 100 नंबर का जीके का पेपर आना ही आना है। ठीक है, तो जीके का पेपर जो है रिटर्न एग्जाम में वो आना ही आना है 100 नंबर का। क्लियर हुआ आप लोगों को रिटर्न एग्जाम किसे कहते हैं? जब पीपीएससी किसी पोस्ट का दो या दो से ज्यादा पेपर ले ले, तो पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करती है। पीपीएससी जो है वो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करती है कि वन पेपर होगा या रिटर्न एग्जाम होगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को कि एडवर्टाइजमेंट में कहाँ पे लिखा होता है कि वन पेपर होगा या रिटर्न एग्जाम होगा। यहाँ पे देखें, ये जहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे देखें जहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें जी, ये पढ़ें, वन पेपर एमसीक्यू टाइप। समझ आई अब कि कहाँ पे लिखा होता है कि वन पेपर होगा या रिटर्न एग्जाम होगा? क्लियर हुआ आप लोगों को? ऑल क्लियर कि वन पेपर होगा या रिटर्न एग्जाम होगा? ये आप लोगों को क्लियर हुआ? जी ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन होगा। तो एमसीक्यू टाइप, ये भी लिखा हुआ है कि एमसीक्यू उसका पेपर आएगा। ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया कि एमसीक्यू उसका जो है वो पेपर आएगा। अब बात करते हैं पीएमएस की। पीएमएस के ऊपर मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। आप में से कितने लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर का नाम सुना हुआ है? सबको पता है असिस्टेंट कमिश्नर क्या होता है? असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, आप लोगों ने सुना है असिस्टेंट कमिश्नर का? असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए जो पेपर होता है उसे कहते हैं पीएमएस। तो पीएमएस क्या होता है? असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए जो पेपर होता है उसे कहते हैं पीएमएस, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। जो पीएमएस है, ये भी एक पेपर नहीं होता, ये 12 पेपर्स होते हैं। 100 नंबर के 12 पेपर देने होते हैं। 100 मार्क्स के 12 पेपर्स आपने देने होते हैं। 12 में से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स, जो सब स्टूडेंट्स ने पढ़ने हैं। एक इंग्लिश का है, इंग्लिश इंग्लिश का है, इंग्लिश ऐसे का है, एक इंग्लिश में प्रेसी वगैरह का, ग्रामर का है, एक उर्दू का पेपर है, एक जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर होता है, एक पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है, एक इस्लामियात का 100 मार्क्स का पेपर है। तो 6 पेपर ये हो गए पीएमएस में, 100 100 मार्क्स से। बाकी आपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने हैं अपनी मर्जी के। दो 200 मार्क्स के 3 सब्जेक्ट आपने अपनी मर्जी के चूज करने होते हैं। तो 1200 नंबरों का ये, 600 के कंपलसरी, 600 के ऑप्शन, तो 1200 मार्क्स का ये पीएमएस होता है। 1200 में से जिसके नंबर 600 आए वो पास होता है। तो रिटर्न एग्जाम में कौन पास होता है? जो 600 नंबर लेता है वो पास होता है। ठीक है, तो पीएमएस में और हिसाब किताब होता है, वन पेपर रिटर्न एग्जाम में और हिसाब किताब होता है। तो पीएमएस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि पीएमएस का सिलेबस क्या है, पीएमएस का पेपर किस तरह आता है, और इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं।
तो पीएमएस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। आप में से जो लोग पीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरा कमिंग सेशन लाजमी ज्वाइन करें। ये मंडे से जो है वो सेशन स्टार्ट हो रहा है। रात 9 बजे क्लास टाइम है। रात 9 बजे जो है वो क्लास टाइम है, ठीक है। रात 9 बजे जो है वो क्लास हुआ करेगी। रात 9 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक क्लास का टाइम है। 4,000 जो है वो सेशन की फीस है। मैंने पहले डिस्काउंट दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने उस डिस्काउंट को वेल कर लिया, कुछ ने नहीं किया। ठीक है, 4,000 फीस है उस सेशन की। वो 2 से 3 माह का सेशन होगा। उसमें कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी तमाम जनरल नॉलेज के कंटेंट्स की, ताकि आपका वन पेपर एग्जाम, रिटन एग्जाम और पीएमएस का भी आपकी बेस बन जाए। पीएमएस में भी जीके का पेपर आप कर सकें। इसके अलावा एफपीएससी के भी जो एग्जाम्स उनकी भी तैयारी होगी। अब मैं आपको एफपीएससी का बताता हूँ। अभी तो मैंने पीपीएससी का बताया ना, एफपीएससी में क्या होता है। देखिए, एफपीएससी में भी वन पेपर होता है। एफपीएससी के अंदर भी वन पेपर होता है। एफपीएससी के अंदर भी रिटन एग्जाम होता है। एफपीएससी के अंदर पीएमएस नहीं होता है, एफपीएससी में सीएसएस होता है। एफपीएससी में पीएमएस नहीं होता, वहां पे होता है सीएसएस। अब एफपीएससी में जो वन पेपर एग्जाम होता है उसमें एक ही पेपर हो, जैसे ना लेक्चरर है। अब लेक्चरर की एफपीएससी की सीट्स आई हैं तो एमसीक्यूज का एक ही पेपर होगा। एमसीक्यूज का एक ही पेपर होगा। तो 100 एमसीक्यूज का एक ही पेपर होगा। जो एफपीएससी में यूनिफॉर्म वाली जॉब्स आती हैं उसमें पहले एक 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर होता है। फिर 100 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, फिर सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है। बॉटनी वालों की पीपीएससी में लेक्चरर के अलावा भी जॉब्स होती हैं। तमाम जनरल सीट्स में बॉटनी वाले एलिजिबल हैं। तमाम जनरल सीट्स में प्लांट पैथोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। तमाम जनरल सीट्स में एचएनडी वाले एलिजिबल हैं। तमाम जनरल सीट्स में डीवीएम वाले एलिजिबल हैं। तमाम जनरल सीट्स के अंदर जो है वो हर डिग्री वाला बच्चा एलिजिबल है। एफपीएससी की भी जनरल सीट्स आती हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी जनरल सीट्स जो है वो आती हैं। अगर आप लोग कहो तो मैं एफपीएससी की भी जनरल सीट्स का बता दूं आप लोगों को। अगर देखना चाहते हो तो उसका भी बता दूं फिर। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी जनरल सीट का बता दूं। देखें, जो फेडरल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अब मैं आपको एफपीएससी की जनरल सीट का बताता हूँ। रुकें जी, मैं एक पिक्चर ओपन कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने ओपन की है। ये एफपीएससी की एक पोस्ट आई थी इस साल मार्च में। तो वो पोस्ट थी असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की। अब यहाँ पे देखें, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की पोस्ट है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि पहले एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट क्लियर करेंगे उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो यहाँ पे मेंशन है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है। तो ये एक जनरल सीट है। जनरल सीट का किस तरह पता चला, अब इसमें देखते हैं। देखें, ये क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है सेकंड क्लास ऑफ ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाला जो है इस पे एलिजिबल था। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो था मेंशन नहीं था। तो बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, एचएनडी, बोट, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, हर बच्चा जो था इस पोस्ट के लिए एलिजिबल था। इसका सिलेबस देखें। इसके सिलेबस में जी 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के आने हैं, और जीके आना है, एवरीडे साइंस आना है, मैथमेटिक्स आना है। ठीक है, करंट अफेयर्स आना है, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज आना है, और एफआई एक्ट आना है। तो इसके अंदर वो चीजें आनी है जो सबके लिए बराबर है। ठीक है। तो एफपीएससी के अंदर भी सेम पीपीएससी वाला हिसाब किताब है। ठीक है। एफपीएससी में भी सेम पीपीएससी वाला जो है वो तरीकाकार है। तो यहाँ तक अब आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एफपीएससी का, एफपीएससी की वेबसाइट का बताता हूँ। पीपीएससी की वेबसाइट मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं एफपीएससी का बता दूं ताकि आप धोखा ना खाएं, आपके साथ फ्रॉड ना हो। ठीक है, आपके साथ जो है वो फ्रॉड ना हो। उसके बाद जी, ये आ गया एफपीएससी। गूगल के ऊपर आपने जाना है। गूगल के ऊपर आपने जाना है, एफपीएससी लिखना है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है
वो आपने लिखना है FPSC। FPSC लिख के ये जो पहली वेबसाइट आई है fpsc.gov.pk, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक किया। अब जो भी नई जॉब आई होगी उसका किस तरह पता चलेगा? हर महीने FPSC की जॉब्स आती हैं, तो वेबसाइट पे जाके जी आर एग्जाम्स के ऊपर आपने करना है क्लिक। मोबाइल से भी आप लोग कर सकते हैं, तो मोबाइल से बेशक कर लेना। GR एग्जाम्स के ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। ठीक है, तो GR एग्जाम्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे एडवर्टाइजमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, मोबाइल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स वाला ना ये हिस्सा शो नहीं होता। मोबाइल के ऊपर ना ये शो नहीं होता, मोबाइल के ऊपर ये गायब होता है। तो एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने। फिर यहाँ पे आ गया करंट एडवर्टाइजमेंट, फिर आपने क्लिक करना है करंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तब आप लोगों ने क्लिक करना है जी करंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। फिर ये आगे लिंक आ गया, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है करंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ये करंट एडवर्टाइजमेंट आ गई। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए ये ऊपर क्लिक करें। चलान फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। और ये मोबाइल से भी अप्लाई हो जाता है। अप्लाई जो है वो मोबाइल से भी हो जाता है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, अब मोबाइल वालों ने क्या करना है? मोबाइल वालों ने क्या करना है? मोबाइल वालों ने क्या करना है जी कि उन्होंने जाना है होम के ऊपर। होम ओपन हो गया। मोबाइल वालों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे होगा अपडेट्स, ये अपडेट्स वाला खाना। अच्छा, अगर तो जनवरी का महीना चल रहा है ना, तो FPSC की ना महीने में एक ही एडवर्टाइजमेंट आती है। FPSC की महीने में एक ही एडवर्टाइजमेंट जो है वो आती है। अगर तो जनवरी का महीना चल रहा हुआ ना, तो आएगा कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1। FPSC की जिस महीने में जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसका नंबर वही होता है। अब अगस्त का महीना था, 8वां महीना था, तो FPSC की जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसका नाम है कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 8। तो कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 है। मोबाइल के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है? स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाना है, अपडेट्स में जाके उस महीने की कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक किया, तो अब आप लोग मोबाइल से जो है वो डायरेक्ट ही ओपन कर सकते हैं, और लैपटॉप से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। मोबाइल से जो है जब आप अप्लाई करते हैं तो GR एग्जाम्स वाला ओपन नहीं होता। मोबाइल से GR एग्जाम्स वाला ओपन नहीं होता, तो अपडेट से जो है वो कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट को ओपन करके आप चलान फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जो है एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप होम के ऊपर जाएं, मैं आपको और बताता हूँ। होम के ऊपर जाएं, अगर आपको पोस्ट का पता है और आपने फीस वगैरह जमा करवा दी है, होम के ऊपर जाके यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रही है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन की जो है ये ऑप्शन आ रही है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर करें क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद CSS वाला ऊपर है, ये आपने करना है जनरल रिक्रूटमेंट वाला। जनरल रिक्रूटमेंट के ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। जनरल रिक्रूटमेंट के ऊपर आप लोगों ने किया क्लिक। ठीक है, अब अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अप्लाई ऑनलाइन कर लिया होता है, लेकिन ठीक है, वो अपना ट्रैकिंग आईडी जो है वो नहीं उन्हें पता होता। तो अप्लाई कर ऑनलाइन करने के बाद यानी आप लोगों ने अपना फॉर्म नहीं डाउनलोड किया होता, तो आप लोगों ने फॉर्म डाउनलोड करने के लिए जो है, ठीक है, वो टेक प्रिंट आउट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना CNAC लिखना है, यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है। तो आपको जो है आपका जो एडमिशन फॉर्म है यानी जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन फॉर्म आ जाता है तो उसको पढ़ना है गौर से। पहले अच्छी तरह गौर से हर चीज पढ़नी है, तस्वीर लगी हुई या नहीं लगी हुई, क्योंकि FPSC में जस्ट आप एक दफा एडिट कर सकते हैं, एक से ज्यादा
एडिट करने की परमिशन नहीं है। तो सबसे पहले एक दफा आपने सारा फॉर्म फिल करना है, फिर एक दफा आपने एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करके अच्छी तरह पढ़ना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक अगर निकल आई तो एक ही दफा एडिट होगा, और जो भी चीजें एडिट करनी है ना, मतलब दो तीन गलतियां निकल आई हैं, तस्वीर मिस है, तो एक ही दफा एडिट होगा। अब एडिट किस तरह होगा, ये नीचे लिखा हुआ है जी, रिव्यू योर एप्लीकेशन एडिट अपडेट। तो आपने रिव्यू योर एप्लीकेशन के ऊपर करना है क्लिक। रिव्यू योर एप्लीकेशन के ऊपर आपने करना है क्लिक। यहाँ पे अपना सीएनएससी लिखना है, यहाँ पे अपना ट्रैकिंग आईडी लिखना है, और यहाँ पे आपने एंटर वेरिफिकेशन कोड कर देना है। अगर आपको अपना ट्रैकिंग आईडी नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि एडमिशन फॉर्म में डाउनलोड करने की ट्रैकिंग आईडी चाहिए। तो आप करेंगे रिट्रीव ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी को जो है वो रिट्रीव करेंगे, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी को जो है वो आप रिट्रीव करेंगे। अब रिट्रीव किस तरह होगा, रिट्रीव ट्रैकिंग आईडी के ऊपर आप लोग क्लिक करें, अपना सीएनएसी लिखें, एंटर वेरिफिकेशन कोड लिखें, तो आपका जो ट्रैकिंग आईडी है वो आपके पास आ जाएगा। फिर उसी ट्रैकिंग आईडी को यूज करके आप एडिट भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मलीहा रहमान, पता चल गया अब आपको कि एडिट किस तरह होगा, आपने पूछा था। पता चल गया एडिट किस तरह होगा। तो एफपीएससी में जो है वो एक ही दफा एडिट होता है। पीपीएससी में लास्ट डेट तक जितनी मर्जी दफा एडिट करो, लेकिन एफपीएससी में एक दफा एडिट होगा। अच्छा, एफपीएससी में जब आपने अप्लाई करना है ना, तो एफपीएससी के जो चलान फॉर्म है वो संभाल के रखना है। एफपीएससी के जो चलान फॉर्म है वो आपने संभाल के रखना है, क्योंकि जिस दिन आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट वाले दिन चलान फॉर्म आपने साथ लेके जाना है। जिस दिन आपका टेस्ट होगा, टेस्ट वाले दिन आपने चलान फॉर्म साथ लेके जाना है। विदाउट चलान फॉर्म आपका टेस्ट नहीं होगा। चलान फॉर्म आपके पास होगा तो आपका टेस्ट होगा, अगर चलान फॉर्म आपके पास नहीं है तो आपका टेस्ट नहीं होगा। तो चलान फॉर्म होगा तो आपका टेस्ट होगा, चलान फॉर्म आपके पास नहीं है तो फिर आपका जो है वो टेस्ट नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया पीपीएससी एफपीएससी का आज। इंशाल्लाह कल जो है मैं आपको बताऊंगा पीपीएससी लेक्चरर जॉब्स के हवाले से और एजुकेटर जॉब्स के हवाले से। तो कल रात 9 बजे मैं आपको लेक्चरर जॉब्स के हवाले से बताऊंगा, ठीक है, और लेक्चरर जॉब से वाला से चला। अच्छा, सवाल आया है कि चलान में अपनी डिटेल्स कैसे लिखनी है, वो पीडीएफ में और एडिटिंग का ऑप्शन आता ही नहीं। देखिए, चलान को आपने डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके हाथों से लिखना है। अपने अच्छे वाले जो आपके नेक हाथ हैं उनसे आपने बॉल पॉइंट पकड़ के, मार्कर पकड़ के लिखना है, ठीक है। आपने कोई टाइप नहीं करना है, कोई एडिट नहीं करना। एफपीएससी का जो चलान फॉर्म है वो आपने बाय हैंड लिखना है। तो आपने उसका डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना है, और उसको बाय हैंड लिखना है। तो एफपीएससी का जो चलान फॉर्म है तमाम पोस्ट का सेम है। तो एक ही दफा उसका उसको इसका प्रिंट लेके उसकी कई फोटो कापीज करवा के अपने पास रख लें, क्योंकि अब आप लोगों ने फ्यूचर में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो आपके काम आता जाएगा। क्या लेक्चरर के लिए बीएड करना जरूरी नहीं है। बीएड के बगैर भी आप पीपीएससी लेक्चरर में अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के बगैर भी आप जो है वो एफपीएससी लेक्चरर में अप्लाई कर सकते हैं। कल मैं आपको लेक्चरर का और स्कूल टीचर्स का बताऊंगा। कल के लिए सब्र कर लेंगे आप लोग, वेट कर लेंगे कल तक, क्योंकि ये वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है। कल आपको मैं तसल्ली से कल लेंगे फिर आप लोग क्लास, लेक्चरर के लिए और एजुकेटेड जॉब्स के लिए, कि स्कूल टीचर जॉब्स में क्या रिक्वायरमेंट है और एजुकेटर जॉब्स में क्या रिक्वायरमेंट। कल लेंगे फिर आप लोग क्लास सेशन लेंगे फिर आप लोग कल। तो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्कूल टीचर जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और एजुकेटर जॉब्स में जो है वो कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो आज डेट है 18 अगस्त 2023। तो 19 अगस्त 2023 को मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। बाकी जो लोग जीके की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0300 04219263। 030042192263। 030042192263 जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप जॉब्स के हवाले से जो है वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एफपीएससी टेस्ट जो है कम से कम 3-4 महीने बाद होता है।
जो एफपीएससी की लेक्चरर जॉब्स अब आई हैं, दिसंबर से पहले नहीं होगा। दिसंबर से पहले टेस्ट नहीं होगा एफपीएससी का। एफपीएससी का जो है दिसंबर से पहले टेस्ट नहीं होगा। तो एफपीएससी के टेस्ट 4-4 महीने बाद होता है। ठीक है, जल्दी नहीं होता। एनटीएस का मैं आपको बताता चलूं। एनटीएस जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। एनटीएस एक प्राइवेट इदारा है। गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो जल्दी जल्दी भर्तियां करने के लिए, क्योंकि एफपीएससी पीपीएससी का प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है। पीपीएससी का प्रोसेस 6 महीने का है। एफपीएससी का प्रोसेस 23 महीनों का, 23 मंथ्स का है। यानी एफपीएससी का प्रोसेस 1 साल में भी जा सकता है, 1.5 साल में भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 23 मंथ्स में जाएगा। पीपीएससी का जो है 6 माह का प्रोसेस है। 6 मंथ्स का प्रोसेस है पीपीएससी का। एफपीएससी का प्रोसेस है 23 मंथ्स का। याद रखना, मैक्सिमम 23 मंथ्स तक जाता है। लेकिन जो लेक्चरर की सीट्स होती हैं ये साल के अंदर अंदर हो जाता है इसका। 12 महीने या 1.5 साल के अंदर अंदर लेक्चरर की सीट्स का हो जाता है। ठीक है, तो लेक्चरर की सीट्स का जो है साल के अंदर अंदर हो जाता है। जो अगर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट चाहते होते हैं कि हमें बंदे चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, हमें जल्दी जल्दी बंदे चाहिए। तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर एनटीएस, ओटीएस, जो प्राइवेट कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनीज जो ऑथेंटिक है ना वो दो ही हैं। एक एनटीएस है और एक है ओटीएस। ये प्राइवेट कंपनीज हैं जी। एनटीएस और ओटीएस ये प्राइवेट कंपनीज हैं। जब कुछ डिपार्टमेंट जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट करना चाहते होते हैं तो फिर ये प्राइवेट कंपनीज को हायर करते हैं कि आप जो है वो टेस्ट लो। आप जो है वो टेस्ट लो, इंटरव्यू डिपार्टमेंट वाले खुद लेते हैं। ठीक है, इंटरव्यू जो है वो डिपार्टमेंट वाले खुद लेते हैं। तो एनटीएस ओटीएस को जो है ये फिर हायर करते हैं प्राइवेट कंपनीज को। तो एनटीएस ओटीएस के जरिए फिर ये जल्दी जल्दी टेस्ट वगैरह लेके जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। जिस तरह वापडा की जॉब्स आई थी, तो वापडा वालों ने जल्दी जल्दी, उन्हें बंदे चाहिए थे वापडा वालों को। वापडा वाले जो थे 2 साल तक वेट नहीं थे कर सकते। उन्हें बंदे चाहिए थे क्विक, अर्जेंट। तो इसलिए फिर वापडा वालों ने ओटीएस के जरिए एडवर्टाइजमेंट दी। और ओटीएस के जरिए एडवर्टाइजमेंट देकर उन्हें फटाफट जो है भर्तियां करनी है। यानी जून जुलाई में लास्ट डेट थी वापडा की। अगस्त में टेस्ट ले लिया है। सितंबर में इंटरव्यू हो जाएगा वापडा का। और अक्टूबर नवंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो नवंबर में वापडा वालों की ज्वाइनिंग, यानी 4 महीने में वापडा वालों ने बंदों को जो है वो जॉब पे बुला लेना है। तो 4 महीने में वापडा में हो जाएगा। तो फिर जब किसी डिपार्टमेंट ने जल्दी जल्दी भर्तियां करनी होती हैं, वो फिर एनटीएस ओटीएस वगैरह को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमारी जगह जो है वो टेस्ट लो। ठीक है, एनटीएस ओटीएस का पता चला ईजा। बाकी लोगों को भी पता चला एनटीएस ओटीएस का। ठीक है, तो बाकी जी कल 19 अगस्त को इंशाल्लाह हम लेक्चरर की जॉब्स के बारे में बात करेंगे और स्कूल टीचर की जॉब्स के बारे में बात करेंगे कि लेक्चरर की जॉब्स में कौन कौन सी डिग्री एलिजिबल है और स्कूल टीचर की जो जॉब्स हैं उनमें कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे। कोई सवाल है आप लोगों का तो आप लोग दिल खोल के पूछें। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग दिल खोल के पूछें। मैं माइक भी ऑन कर दूंगा, आप लोग बोल के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है बोल के भी पूछ सकते हैं। आप लोगों ने अपने माइंड की जितनी भी कंफ्यूजन है वो इधर ही दूर करके जाएं। जो भी मसले मसाइल, जो भी सवाल दिमाग में घूम रहे हैं ना, अच्छी तरह मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो। सोचो फिर पूछो मुझसे, मैं जवाब देता हूँ आप लोगों को। तो अपने माइंड में जो भी सवाल आता है पूछो। ठीक है, ये सेशन रखने का पर्पज यही था कि आपको बताया जा सके अच्छी तरह, आपको गाइड किया जा सके अच्छी तरह। जी अरीबा यासीन। अस्सलाम वालेकुम सर। 1 मिनट पटवारी रुकिएगा अरीबा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आवाज दे लूं जरा। जी अरीबा। अस्सलाम वालेकुम सर। पटवारी के टेस्ट के लिए मेरे कज़न ने मेरे लैपटॉप में अप्लाई किया था, तो उसने जो चालान फॉर्म का प्रिंट था वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो चाहिए होगा। अच्छा, अब पीपीएससी में चालान फॉर्म नहीं चाहिए। ओके पीपीएससी में चालान फॉर्म नहीं चाहिए। ओके सर, थैंक यू। एफपीएससी में चालान फॉर्म चाहिए बस। अच्छा, जेबा शकील का सवाल आया। सीट जेबा शकील ने मेरा
सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर का जो सेशन है उसका मैसेज भेजा है, और वो पूछ रही है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर की जो सीट्स थी ये मार्च में आई थी, मार्च 2023 में आई थी। और मार्च 2023 में अप्लाई हुआ था। एग्रीकल्चर में जिन्होंने एमफिल की थी उन लोगों ने अप्लाई किया था। मैंने इस वीडियो में बताया भी है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सीड साइंस, पीबीजी वगैरह, ये प्लांट पैथोलॉजी वगैरह, ये मेजर एलिजिबल थे। तो वो जो सेशन है ना वो अलग है। वो प्रोफेशनल सीट का सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो जीके का सेशन स्टार्ट हो रहा है वो सेपरेट है, और जो सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर का जो सेशन है वो सेपरेट है। तो दोनों सेशन जो है सेपरेट है। हाफिजा अदन मुबीन का सवाल है, सर आप सीएसएस के बारे में डिटेल से कब बताएंगे? हाफिजा अदन मुबीन, सीएसएस के बारे में इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीकेंड पे मैं डिटेल से बात करूंगा। ठीक है, सीएसएस और पीएमएस के ऊपर नेक्स्ट वीकेंड हम डिटेल से बात करेंगे। सीएसएस की बुक्स और पीएमएस की बुक्स और तमाम चीजें डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीकेंड पे। ठीक है। तो जो मेरे पेड सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने मेरा वन पेपर का सेशन पहले ज्वाइन किया हुआ है, उनके साथ सीएसएस और पीएमएस की मैं डिटेल से बात करूंगा। सर अगर एफपीएससी में, अगला सवाल है, सर अगर, देखे दूर दूर नहीं होती पोस्टिंग, आप परेशान ना हो। पहले एफपीएससी ऐड, पहले एफएससी ऐड हुई, फिर मैट्रिक। देखें, एडिट करना है तो एडिट कर लो, मैट्रिक को पहले कर लो, एफएससी बाद में कर लो, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आइंदा ख्याल रखना कि पहले मैट्रिक करना, फिर एफएससी करना, फिर फिर बैचलर्स और फिर मास्टर्स करना। सर पोस्टिंग अपने एरिया में होती है, कहीं भी दूर हो सकती है। देखिए पोस्टिंग की आप परेशानी ना लें। पहली चीज होती है जॉब सिक्योर करना। पोस्टिंग बाद की बात है। अगर आप पोस्टिंग पोस्टिंग करते रहेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलनी। पहला पहला काम होता है जॉब सिक्योर करना। जॉब मिल जाए, बाद में फिर पोस्टिंग ट्रांसफर होती रहती है। वो बाद की बातें हैं, वो बाद के मसले हैं। सर अगर एफपीएससी में एज कम भी है तो अप्लाई कर ले, कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं जी, एफपीएससी में अगर एज कम है तो अप्लाई नहीं होगा। एफपीएससी में एज कम है, अप्लाई नहीं होगा। आपने क्यों अप्लाई करना है? अगले महीने फिर लेक्चरर की जॉब्स आ जानी है एफपीएससी में। ये महीना 2 महीने पहले भी एफपीएससी में लेक्चरर की जॉब्स आई थी। तो एफपीएससी में भी साल में 2-3 दफा लेक्चरर की जॉब्स आती हैं। कभी आर्मी पब्लिक कॉलेजेस में लेक्चरर की जॉब्स आती हैं, कभी फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरर की जॉब्स आती हैं। तो एफपीएससी में साल में 2-3 दफा लेक्चरर की जॉब्स आती हैं। इतना मुसीबत किस चीज की पड़ी है कि आप अपने आप को 21 की जगह 22 साल का कर लो? ठीक है, तो इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है कि आप जो है झूठ बोलो। ये झूठ ना बोलना एफपीएससी रिकॉर्ड में सेव होता है। सर अगर कोई स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी पीपीएससी या ऐसे कोई एग्जाम ट्रायल के लिए देना चाहे तो क्या अप्लाई कर सकता है? बिकॉज हमारी डिग्री तो अभी कंटिन्यू है। देखें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो एफएससी की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 को आप देखें। एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 में कुछ पोस्ट ऐसी आई हैं जिसमें एफएससी की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इंटरमीडिएट एफ एफ एस सी आईसीएस आईकॉम की बेस के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ जॉब्स होती हैं वो इंटर की बेस पे भी होती हैं, सारी की सारी बैचलर या मास्टर्स की नहीं होती। इंटर वाली भी जॉब्स होती हैं। ठीक है। सर टेस्ट कैसा होता है? डिफिकल्ट होता है, इजी होता है? देखें अगर पढ़ा हो तो इजी होता है, ना पढ़ा हो तो डिफिकल्ट होता है। सर मेरे ज़कात वाली सीट में अप्लाई करते क्वालिफिकेशन सेट्स मैट्रिक इंटरमीडिएट बैचलर मास्टर सेलेक्ट किया, तो मास्टर्स मैंने एमफिल समझ के उसका डाटा पुट कर दिया है, एजुकेशन पार्ट एडिट हो जाएगा। मैं सेकंड, देखो अगर एमफिल का कर दिया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। आपका मास्टर्स एग्री आपका एग्रीकल्चर में है, आपका एग्रीकल्चर में है। आप ना एजुकेशन वाला ओपन करना और देखना कि बैचलर्स 2 साल वाला मांगा था, ये 4 साल वाला था। तो एजुकेशन वाला सेट दोबारा ओपन करना। मैं ना उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कल परसों। कल कल रात को मैं वीडियो बनाऊंगा जकात ऑफिसर के ऊपर ना, जकात वाली सीट पे मैं कल रात वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद एडिट कर लेना। तो कल रात तक वेट कर लो, उसके बाद एडिट करना आप। सर एफपीएससी में न्यूट्रिशन की जॉब आई है, लेकिन मेंशन हो रहा है कि बलूचिस्तान में होगी। जी बिल्कुल। एफपीएससी में जो अभी न्यूट्रिशन की पोस्ट आई है वो कोयटा के एक हॉस्पिटल में है, उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि वो कोयटा के एक हॉस्पिटल में होगी। तो ट्रांसफर हो सकती है बिल्कुल बाद में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत अगर कोई और हॉस्पिटल हुआ
तो उसमें ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन आपको कम से कम 6 महीने वहां पे जाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, पीपीएससी में ना हफ्ते बाद भी ट्रांसफर हो जाती है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी ना कोई 2 महीने बाद या महीने बाद ही गुजरात से, सॉरी जेलम से शेखुपुरा ट्रांसफर हो गई थी। तो ट्रांसफर जो है महीने बाद भी हो जाती होती है। सर बीएड तो किया नहीं, तो एफपीएससी में 30% पेडागोगी कैसे क्लियर करेंगे? तो वो जो बीएड किया नहीं है, लेकिन बीएड से रेलिवेंट डाटा तो मिल जाता है ना। बेशक आपने जो डिग्रियां की हैं उनमें आपको कौन सा कोई लफ्ज बाय लफ्ज हर चीज याद है, तो बीएड नहीं किया लेकिन मटेरियल तो बीएड का अवेलेबल है। ठीक है, तो आपके साथ मैं भी आपको बताऊंगा कि उसमें से किस तरह करना है। ठीक है, कोई और सवाल है माइंड में? बीएड चल रहा है अभी, तो कोई मसला नहीं अगर बीएड चल भी रहा है, बीएड वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है। बीएड तो एफपीएससी लेक्चरर में रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो कल मैं आपको एफपीएससी स्कूल टीचर्स का बताऊंगा और पीपीएससी स्कूल टीचर्स का बताऊंगा डिटेल से। तो कल मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, कल हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अब आप लोगों को क्लियर हुआ, कुछ सीखने को मिला है? अब जिन लोगों ने यूट्यूब के ऊपर भी ये वीडियो देखनी है तो वो काइंडली बता दें कि उन्हें कमेंट्स में कि उन्हें क्या सीखने को मिला है। लाइव क्लास लेने का पता है क्या फायदा होता है? लाइव क्लास लेने का ये फायदा होता है कि आप लोगों के दिमाग में जितने भी सवाल होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर किस तरह डिस्कस करोगे? सर जक़ात ऑफिसर वाली वीडियो बना दें जी, मैं कल जक़ात वाली बनाऊंगा वीडियो। ठीक है जी, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, और यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके मैं लिंक जो है वो शेयर करूंगा। ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड होगी, आप अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सेशन ड्यूरेशन जो है वो 2 महीने का होगा सेशन। ठीक है, तो 2 महीने का जो है वो होगा सेशन। तो सेशन की डिटेल्स भी जो है मैं ग्रुप के अंदर बता दूंगा। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर मैं सेशन की डिटेल्स भी बता दूंगा। देखो आप लोग जो है वो टेस्टों के ऊपर कितने हजार, इस एमफिल के टेस्टों के ऊपर कितने हजार लगा रहे हो? कितने हजार आप लोगों ने लगा दिए एमफिल के टेस्टों के ऊपर? कोई कोई बता सकता है अंदाजन? यानी जो बच्चे फैसलाबाद से बाहर जैसे जाके या किसी और शहर से बाहर से जाके टेस्ट देते हैं, वो 5-6 हजार तो लगते हैं ना उनके। ठीक है, फी जो है वो आप लोगों ने एक ही दफा पे करनी है। फी आप लोगों ने एक ही दफा पे करनी है, मुझे बार बार फी नहीं पे करनी। ठीक है, फी आप लोगों ने मुझे एक ही दफा पूरे सेशन की पे करनी है, उसके बाद कोई फी नहीं है। ठीक है, एक ही दफा फी पे करनी होती है, पूरे सेशन की फी नहीं होती है। जी ठीक है, तो असमा शहबाज कह रही है सर सिटी में भी 10 हजार तक लग जाता है 2-3 यूनिवर्सिटी में टेस्ट के लिए करें। तो आप लोग अभी से जॉब्स की तरफ फोकस करो। 2-3 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2-3 महीने टका के आपको लगाने पड़ेंगे। ये इस तरह नहीं है कि मैंने डिग्री कर ली है, मैंने ना भी पढ़ूं तो मुझे जॉब मिल जानी है। पता है आपको कितने हजार बच्चे हैं? पंजाब की आबादी पता है आपको 12 करोड़ से भी बढ़ गई है पंजाब की आबादी। तो कितने बच्चे जोलॉजी में डिग्री करते हैं, कितने बच्चे बॉटनी में डिग्री करते हैं? वो बच्चे पता है क्यों रह जाते हैं? एक तो उनके पास गाइडेंस नहीं होती, दूसरा वो पढ़ते नहीं है। आप लोगों को अगर गाइडेंस मिल रही है तो कम से कम आप लोग खुद पढ़ लें। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आप लोग खुद पढ़ लेना, अब थोड़ी सी एफर्ट आप लोग भी दिखाओ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। 19 अगस्त को रात 9 बजे जो है मिलते हैं।